अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये बड़ी अहम वीडियो है जिसमें हम एक ऐसी हालत के बारे में जिक्र करेंगे, दिल के एक ऐसे अटैक के बारे में जिक्र करेंगे कि कोई शख्स अपनी रूटीन की ज़िंदगी गुजार रहा होता है, अमूमी तौर पे उसको दिल का या किसी भी किस्म के आम तौर पे मसला कोई नहीं होता, फिर अचानक ही एक दिन उसको एक अच्छी या इंतहाई बुरी खबर मिलती है और कुछ ही लम्हे में वो शख्स जो है वो उसको दिल का बहुत बड़ा अटैक हो जाता है। तो ये जो बीमारी है इसको हम कहते हैं स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी, या इसका एक जापानी नाम भी है, इसको हम कहते हैं टोकोत्सुबो कार्डियोमायोपैथी। ये लफ्ज़ कहाँ से निकला इसके बारे में मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, क्योंकि ये जापानियों का एक लफ्ज़ है। 1990 में पहली दफ़ा जापानियों ने इस बीमारी को नोट करना शुरू किया कि दिल के मरीज़ आते हैं, उनको दिल का एक मेजर अटैक हुआ होता है, लेकिन जब उनकी खून की नालियों को देखा जाता है एंजियोग्राफी के ऊपर तो वो बिल्कुल नॉर्मल होती हैं। यानी एक मखसूस किस्म का दिल का अटैक जिसमें सब कुछ उसी तरह होता है जो दिल के अटैक हम देखते रहते हैं कि जिसमें खून की नालियों में क्लॉट होता है। लेकिन ये वो ख़ास लोग थे, ये वो मखसूस ग्रुप था लोगों का कि जिनके अंदर खून की जो नालियां होती हैं जो दिल के पट्टों को खून देती हैं, जिनको हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल होती थी। तो ये जो बीमारी है इसको कहा जाता है स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी या टोकोत्सुबो कार्डियोमायोपैथी। ये लफ्ज़ बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, आगे आपको समझ आ जाएगी कि जापानियों ने कितने एक सादा सी चीज़ का नाम दिया हुआ है। आमतौर पे ख़वातीन होती हैं, ज़्यादा जो तादाद है वो ख़वातीन की होती है, और ख़वातीन भी वो जिनकी उम्र जो है 50 साल से ज़्यादा हो या वो पोस्ट मेनोपॉज़ल हो। यानी कहा यह जाता है कि जो माहवारी है उस दौरान क्योंकि एक हार्मोन रिलीज़ होता है ख़वातीन के अंदर जिसको ईस्ट्रोजन कहते हैं, तो वो जो ईस्ट्रोजन है ये सोचा जाता है कि वो दिल के लिए एक दिल को बचाने के में उसका एक अहम किरदार है। लेकिन वो ख़वातीन जो पोस्ट मेनोपॉज़ल होती हैं तो उनके अंदर क्योंकि ईस्ट्रोजन कम होता है तो जिसकी वजह से उनको दिल के मसाइल अमूमी तौर पे भी ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये वाली जो स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी है, कार्डियो कहते हैं दिल को, मायो कहते हैं मसल को, और पैथी कहते हैं डिजीज़ को, बीमारी को। यानी स्ट्रेस की वजह से बहुत ज़्यादा जब किसी इंसान को कोई बुरी खबर मिलती है या उसकी घर में किसी से लड़ाई हो जाती है या दोस्तों के साथ शदीद किस्म का इख्तलाफ के बाद कोई आर्ग्यूमेंट होता है, कोई बहस व मुबासा होता है और बात जो है वो इंतहा से ज़्यादा परेशानी या टेंशन की तरफ चली जाती है, तो उसके बाद जो है हमारे जिस्म में कुछ हार्मोन्स बढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं एड्रेनलिन या एपिनेफ्रीन। तो उनके बढ़ने की वजह से फिर वो जो दिल के ऊपर दिल की जो खून की नालियां होती हैं, कहा यह जाता है कि वो सिकुड़ती हैं, वो आर्जी तौर पे उनके अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, वो सिकुड़ जाती हैं, वो तंग हो जाती हैं, तो वो खून की जो सप्लाई है वो दिल के मुख्तलिफ पट्टों को रुक जाता है, तो जिसकी वजह से वो दिल के जो मसल्स हैं वो उस वक्त वो काम नहीं करते जो उनका काम करना होता है। वो क्या काम होता है उनका काम होता है पंपिंग करना। जब वो पंपिंग नहीं कर पाते तो फिर हम कहते हैं कि ये हार्ट फेलियर हुआ है दिल के अटैक की वजह से। क्योंकि ये लोग किन अलामात के साथ हॉस्पिटल में लाए जाते हैं, वही अलामात जो दिल के बड़े अटैक की होती हैं। इनको सीने में दर्द होता है, इनका सांस खराब होता है और ये अचानक बेहोश भी हो सकते हैं। इनको जब हॉस्पिटल में लाया जाता है तो इनकी सबसे पहले दूसरे मरीजों की तरह जो दिल के अटैक के आते हैं तो ईसीजी की जाती है, यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, दिल की वो पट्टी जिससे हमें पता चलता है कि दिल के का अटैक हुआ है या नहीं है, या कोई और दिल का मसला तो नहीं है। तो हमें ये पता चलता है कि दिल का जो बड़ा अटैक होता है उसकी जो हमें ईसीजी के ऊपर आमतौर पर चीज़ें मिलती हैं जिसको हम कहते हैं एसटी एलिवेशन, एमआई या नॉन एसटी एलिवेशन के एसटी डिप्रेशन होता है। थोड़ा टेक्निकल चीज़ें हैं, आप डिटेल में नहीं जाएंगे यहाँ पे हम, तो वो मिलती हैं। फिर हम उनके चेक करवाते हैं कार्डियक एंजाइम, खून का एक टेस्ट करते हैं, वो भी फौरी उसका रिजल्ट आ जाता है तो पता चलता है कि वो भी बढ़ा हुआ है। इसके अलावा जब हम इनकी एक्कोकार्डियोग्राम यानी दिल का अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उस पर हमें पता चलता है कि इनके जो दिल के पट्टे हैं वो तो कमज़ोर हुए हुए हैं, वो तो प्रॉपर काम नहीं कर रहे होते। यानी अभी तक की ये तमाम वो अलामात हैं कि जो दिल के बड़े अटैक की होती हैं, इसीलिए जो इलाज होता है वो भी वही दिया जाता है जो दिल के अटैक को दिया जाता है। दिल के अटैक के मरीजों को वो क्या इलाज होता है कि खून पतला करने वाली दवाइयाँ शुरू करवाई जाती हैं और जो दर्द हो रहा होता है उसकी दवाई दी जाती है जिसको नाइट्रेट कहते हैं, खून पतला करने वाली, जैसे ये जो डिस्प्रिन वगैरह होती है वो दी जाती है, हेपरिन दी जाती है। और इसी तरह से जो बाकी दिल की रफ्तार को कम करने वाली जिसको हम बीटा ब्लॉकर कहते हैं वो दी जाती है। यानी ये वो तकरीबन तमाम इलाज वही किया जाता है जो दिल के बड़े अटैक का होता है। फिर मरहला आता है एंजियोग्राफी का। अब जितने भी अच्छे हॉस्पिटल हैं पूरी दुनिया में, बड़े ममालिक हैं और पाकिस्तान के भी जो अच्छे हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे फौरी तौर पे आपको कहा जाता है कि आपके मरीज़ को क्योंकि बड़ा अटैक है दिल का तो बेहतर ये है कि एंजियोग्राफी करवा ली जाए फौरी तौर पे, ताकि पता चले कि खून की नालियों का क्या स्टेटस है। और जहाँ पे ये सहूलत नहीं होती और वहाँ पे अगर एसटी एलिवेशन एमआई होता है तो वो कहते हैं कि वो क्लॉट तोड़ने वाला टीका लगाने की ज़रूरत है।
अब एक बात को समझना है आप लोगों ने दोस्तों, ये वो मसला होता है स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी या टोकाट्सुबो कार्डियोमायोपैथी का, कि जिसमें खून की नालियां बिल्कुल ठीक होती हैं। ये जो हम खून की नालियों में क्लॉट को तोड़ने वाला टीका लगाते हैं, जिसको क्लॉट बस्टर कहते हैं, थ्रोम्बोलाइसिस कहते हैं, फाइब्रिनोलाइसिस कहते हैं, तो ये जो टीका होता है ये उन मरीजों के लिए होता है जिनकी खून की नालियों में क्लॉट होता है। अब ये जो मसला है स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी का, इसमें तो खून की नालियां बिल्कुल क्लियर है, लेकिन क्योंकि अलामात ईसीजी के ऊपर जो फाइंडिंग है, ये जो कार्डियक एंजाइम का पॉजिटिव आना है, ये तमाम वही चीज़ें हैं जो आम जो दिल का अटैक होता है, जिसको हम एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम कहते हैं, तो उन्हीं की तरह की होती हैं। तो साइंस की दुनिया या डॉक्टर्स जो हैं या कार्डियोलॉजिस्ट जो हैं वो इस बात पे मुत्तफिक हैं कि अगर वो टीका भी लगाना पड़े तो लगा दिया जाए, क्योंकि अगर तो एंजियोग्राफी कर लेते हैं फिर तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्योंकि ये मुकम्मल तौर पे इसकी प्रेजेंटेशन वैसे ही होती है जैसी कि दिल के दूसरे अटैक या नॉर्मल अटैक जिसको हम कहते हैं उसकी होती है, तो इसलिए क्लॉट तोड़ने वाला टीका लग जाता है इन लोगों को। लेकिन अगर आइडियली देखा जाए तो इनकी एंजियोग्राफी की जाए। जब एंजियोग्राफी करेंगे तो पता चलेगा कि वहां पर हमें दो अहम चीज़ें मिलेंगी। एक ये चीज़ मिलेगी कि खून की नालियाँ बिल्कुल क्लियर हैं। जब कोरोनरी आर्टरीज क्लियर होंगी और दिल का बड़ा अटैक होगा तो पहली चीज़ जो डॉक्टर के जहन में आनी चाहिए कि ये हो सकता है कि स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी हो। आमतौर पे तो फैमिली भी हिस्ट्री दे देती है कि बहुत बड़ी कोई बुरी खबर मिल गई। आप सुनते रहते हैं कि किसी को खुदा न खासा खबर मिली कि उसके बेटे की या किसी बड़े अजीज़ की या हस्बैंड की डेथ हुई और उसके बाद कुछ ही घंटों बाद उसको भी दिल का अटैक हो गया। ये आप देखते रहते हैं। या फिर बहुत ज़्यादा कोई ऐसी हालत में जाता है कि जिसमें इंसान के अंदर जो स्ट्रेस वाले हार्मोन होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अभी 2 दिन पहले ही हमारा जो पड़ोसी मुल्क इंडिया है, वहाँ पे एक बड़ा मशहूर प्लेबैक सिंगर है, तो उसकी डेथ हुई है कॉन्सर्ट के फौरी बाद। कहा यह जाता है कि आमतौर पे इस तरह के जो कॉन्सर्ट्स होते हैं, जब आप बहुत बड़ी एक ऐसी एक्टिविटी में हिस्सा ले रहे हैं कि जिसमें आपके स्ट्रेस के हार्मोन बहुत ऊपर गए हैं, तो उस वक्त आपके जो दिल के पट्टों को खून की सप्लाई है वो इसलिए कहीं ना कहीं पर रुक जाती है कि दिल की जो नालियाँ होती है ये सिकुड़ जाती हैं। तो जब आप एंजियोग्राफी करते हैं, एक तो ये बात का पता चलता है कि आपका जो खून की नालियां हैं वो क्लियर है। और दोस्तों एक और चीज़ बड़ी अहम पता चलती है, वो एको पे भी पता चल सकती है, दिल का जो अल्ट्रासाउंड होता है, और एंजियोग्राफी पे भी, कि जो दिल के पट्टे काम नहीं कर रहे हैं या काम करना उस वक्त छोड़ चुके हैं, या इजेक्शन फ्रैक्शन जिसकी वजह से ड्रॉप हो जाती है 30% या उससे भी कम आ जाती है, तो दिल के वो पट्टे, एक से ज़्यादा खून की जो नालियों को सप्लाई किए जाने वाला जो ब्लड होता है वो पट्टे होते हैं। यानी ये नहीं होता कि खून की कोई एक नाली थी वो सप्लाई करती थी तो उस पट्टे को नुकसान हुआ है, नहीं दोस्तों, बल्कि एक से ज़्यादा कोरोनरी आर्टरी का जो एरिया होता है वो मुतासर होता है, जबकि कोरोनरी आर्टरीज ठीक होती हैं। तो यहां से भी डॉक्टर के ज़हन में आता है कि हो सकता है कि ये स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी हो। और सबसे बड़ी और अहम फाइंडिंग या जो मालूमात हमें मिलती हैं एंजियोग्राफी पे, जिसको हम एलवी एंजियोग्राम भी कहते हैं, कि जब हम कोरोनरी एंजियोग्राफी करते हैं तो एक मरहले पे लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर भी हम कंट्रास्ट डालते हैं, उसकी हम तस्वीरें लेते हैं, जिसको हम एलवी एंजियोग्राम कहते हैं या एलवी एंजियोग्राफी। मैं दोस्तों आप लोगों को बार बार कहता हूं कि एंजियो खून की नाली को कहते हैं और ग्राम कहते हैं तस्वीर लेने को। तो पता ये चलता है कि जब दिल सिकुड़ता है तो दिल की जो आगे का हिस्सा होता है जिसको हम एपेक्स कहते हैं वो बिल्कुल नहीं सिकुड़ता, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, वो फंक्शनली नहीं है, वो रुका हुआ है, उसको डैमेज हुआ हुआ है। जबकि जो बेस होता है दिल का, वो हिस्सा जो ऊपर की तरफ होता है, तो वो नॉर्मली सिकुड़ रहा है। तो इसको फिर जो तस्वीर बन रही होती है वो ऐसे बन रही होती है कि जापान में जब 1990 में सबसे पहले ये केसेस आना शुरू हुए या उन्होंने इस पे तवज्जो दी, तो उनको पता चला कि जब हम एलवी एंजियोग्राम करते हैं तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल की शक्ल है वो बिल्कुल वैसे ही बनी होती है जो जापानी अपने मुल्क में ऑक्टोपस, एक समुद्री, आपको पता है कि एक चीज़ है, तो उसको पकड़ने के लिए वो एक बर्तन इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारा घड़ा होता है, घड़े को थोड़ा सा की मुख्तलिफ शक्ल है, लेकिन ये जो पॉट होता है, ये जो बर्तन होता है, मिट्टी का ये बर्तन होता है, इसकी जो मुंह होता है वो तंग होता है, जो इसका जिस्म होता है वो फैला हुआ होता है। तो एक दफ़ा उसमें खाना रखते हैं ये ऑक्टोपस का, जब ऑक्टोपस अंदर चला जाता है तो फिर उसके वो बाहर नहीं आ सकता। तो ये जो बर्तन है, क्योंकि इसकी शक्ल ऐसी होती है जो कि एलवी एंजियोग्राम पे लेफ्ट वेंट्रिकल की थी उन मरीजों में जिनमें ये स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी थी, तो उस बर्तन को ये कहते हैं टोकाट्सुबो, यानी टोकुट कहते हैं वो ऑक्टोपस को और सुबोस बर्तन का नाम है। तो उसकी वजह से फिर इस बीमारी का नाम ये रखा गया, क्योंकि जापानियों ने सबसे पहले इसके ऊपर बात की थी। 1990 के बाद बहुत ज़्यादा केसेस, अब तो यहाँ तक कहा जाता है कि 5.6% जो खवातीन जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा होती हैं, जो पोस्ट मेनोपॉजल होती हैं, तो उनके अंदर ये जो अटैक हैं ये सामने आते हैं।
जब तशखीस हो जाती है तो फिर इसका इलाज किया जाता है। और मैं यहाँ पे एक चीज़ वाज़ेह कर दूँ कि ख़वातीन में ये ज़्यादा मैं बता चुका हूँ पोस्ट मेनोपॉज़ल, लेकिन जो दूसरे आम लोग हैं यानी यंग जो ख़वातीन हैं उनमें भी अटैक हो सकता है और मर्दों में भी हो सकता है, अगरचे उसकी रेशो कम होती है। लेकिन कुछ जो ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है और कोलेस्ट्रोल का प्रॉब्लम होता है। ये दो आइडेंटिफाई किए गए हैं कि वो ख़वातीन जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा हो और उनमें कोलेस्ट्रोल का प्रॉब्लम हो, उनमें हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो, तो उनको जब कोई बुरी खबर मिलती है तो खुदा न खास्ता उनको ख़तरा होता है कि उनको दिल का अटैक हो जाए। दवाइयाँ वही दी जाती हैं जो दिल के बड़े अटैक में दी जाती हैं। बीटा ब्लॉकर दिए जाते हैं, एस इनहिबिटर दिए जाते हैं, नाइट्रेट्स दिए जाते हैं। फैसला किया जाता है ब्लड प्रेशर कम है, ज़्यादा है, या अल्ट्रासाउंड जो एकोकार्डियोग्राफी की जाती है उसके ऊपर क्या फाइंडिंग है। तो फिर कुछ कॉम्प्लिकेटेड टेक्निकल चीज़ें मैं उधर नहीं आपको लेके जाना चाहता। लेकिन इसमें जो सबसे अच्छी और खुशी की खबर है वो ये है कि ये जो लोग होते हैं जिनको ये अटैक होता है, इनमें से जो अक्सरियत है वो 2 से 3 महीने में वो बेहतरी की तरफ आ जाती है। उनके दिल के जो पट्टे हैं वो नॉर्मल होने की तरफ चले जाते हैं। उनकी जो इजेक्शन फ्रैक्शन है जो 30 या 25% तक गिर चुकी होती है वो नॉर्मल होने की तरफ चली जाती है अक्सरियत में। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें वो वापस नहीं आती और हमेशा ही वो कम रहती है। और इसकी क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, क्यों ज़रूरी है कि इस बारे में आप लोगों को पता हो, क्योंकि खुदा न खास्ता ये भी वही मरीज़ हैं जिनको फौरी तौर पर डेथ भी हो सकती है अगर इनको फौरी हॉस्पिटल ना लेके जाया जाए। और इसी तरह से इनको भी बाद में जो दिल के फेल होने से जो पानी इकट्ठा होता है फेफड़ों में, जिसको हम पल्मोनरी एडीमा कहते हैं, वो भी हो सकता है। इसी तरह से इनका रिदम ख़राब हो जाता है, अरिदमिया जो दिल की धड़कन की बेतरतीबी है वो भी इन लोगों में ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। और बहुत अहम बात है कि वो लोग जिनकी इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो, इन मरीज़ों में भी और वैसे भी, तो उनको हम खून का पतला करने वाली जो दवाइयाँ होती हैं तो वो ज़रूर शुरू करवाते हैं। एंटी थ्रोम्बोटिक्स उन्हें कहते हैं। जैसे आपको मैंने जिक्र किया था कि हम हेपरिन देते हैं और वारफरिन देते हैं और रिवरोक्साबेन देते हैं, और इस तरह की और भी बहुत है। मकसद क्या होता है, जब वेंट्रिकल प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, उसकी कुव्वत कम होती है, उसमें खून रुकता है, तो खून के जमने का डर होता है। अगर वो जम जाए तो वो क्लॉट टूट के दिमाग की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से लोगों को जो है ना फालिज का डर होता है। तो इसलिए आपका अगर घर में कभी किसी को ये प्रॉब्लम है या खुदा ना खास्ता हो ऐसे कोई बुरी खबर मिले, कुछ ऐसा हो, तो नज़र रखें बुज़ुर्गों के ऊपर। अगर किसी को इन अलामात में से कोई अलामात आती हैं तो फौरी तौर पे हॉस्पिटल में लेके जाएं, क्योंकि फौरी तौर पे हॉस्पिटल में लेके जाना ऐसे लोगों को जान बचा लेता है बहुत सारे लोगों की। ये था एक ऐसा प्रॉब्लम जिसको हम स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, इसको ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ज़ाहिर है कि जब बुरी खबर मिलती है तो दिल टूटता है। इसको फिर हम एपिकल बैलूनिंग सिंड्रोम भी कहते हैं। एपिकल बैलूनिंग कार्डियोमायोपैथी इसलिए कहते हैं कि जो दिल का एपिक्स होता है वो गुब्बारे की तरह बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, तो इसलिए ये नाम भी है इसका। टोकुत्सुबो कार्डियोमायोपैथी मैंने जिक्र किया, वो भी कहते हैं क्योंकि जापानियों की वजह से। तो इसके बारे में कोशिश करें, इन्फॉर्मेशन लें। कोई ज़हन में सवाल आता है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं व्हाट्सएप के मैसेज पे, जो वॉइस या टेक्स्ट मैसेज पे, कॉल पे नहीं। तो ये मैं कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह आपसे ज़रूर इसमें आपको जवाब दूं अगर आपके ज़हन में कोई सवाल आता है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, और ये जो अभी आपको घंटी की आवाज़ आई है इस बेल को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हर नया नोटिफिकेशन मिले वीडियो का। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है कि हर वीडियो को आपने लाइक करना है। कोई भी वीडियो जो लगता है कि किसी को फ़ायदा दे सकती है तो सिर्फ उसको दोस्तों से आप शेयर भी कर दीजिए करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश महफूज रखे।